हेलो स्टूडेंट्स। तो टिल नाउ हम स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म कर चुके हैं, टॉटोमर खत्म कर चुके हैं एंड अब स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें तो व्हाट इज स्टीरियो। तो अगेन स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस एंड आइसोमर का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं, वन यूनिट। और अगर उसके आगे कहीं इज्म लग जाता है तो इसका मतलब फिनोमिना, प्रोसेस। ठीक है, तो वन यूनिट का स्पेस में जो भी डिफरेंट प्रोसेस होगा या फिनोमिना होगा उसे कहा जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जैसे हम ऑलरेडी एक चीज डिस्कस कर चुके थे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जो भी चेंजेस आएंगे वो 3 डाइमेंशनल स्पेस में आएंगे या 2 डाइमेंशनल स्पेस में आएंगे, स्ट्रक्चर इज प्लेनर। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमेशा स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। ठीक है, तो वी कैन से एक बड़ा सा चेंज जो है, हम वहां पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर में चेंजेस पढ़ते जा रहे थे। लेकिन यहां अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बस चेंज क्या होने वाला है, अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर एक इंसान है, वो खड़ा है ऐसे। ठीक है, फिर एक इंसान है, वो खड़ा है ऐसे। ओके, खड़ा है मतलब दीवार से अड़ के ऐसे खड़ा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसने पैर ऐसे रख दिया और ये ऐसे कुछ इस तरीके से खड़ा है। तो ये क्या है इनका, दैट इज डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, बट क्योंकि जो अटैचमेंट है वो क्या है, सेम है, तो इसलिए इसे हमने स्टीरियो आइसोमर में डाला। जैसे कि अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो व्हाट वी कैन से, प्रीवियस एग्जांपल के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि एक कंपाउंड था, वो था CH3 CH2 CH2 CH3, और एक कंपाउंड था CH3 CH CH3। क्या हुआ, इसमें मेन चेन ही चेंज हो गई है। ठीक है, प्रिंसिपल चेन ही चेंज हो गई, यानी कि क्या चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गए। लेकिन अब आप समझो जरा, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, बोर्ड पे देखना, मैंने एक बार एक कार्बन बनाया, उसके सामने एक कार्बन बनाया, और इधर भी हाइड्रोजन लिख दिया, यहां हाइड्रोजन लिख दिया, यहां हाइड्रोजन लिख दिया। सेम वे मैंने इधर भी एक हाइड्रोजन लिख दिया, और एक हाइड्रोजन मैंने यहां लिख दिया और एक यहां लिख दिया। इसका आयुपेक नेम बताना क्या होगा। तो आप बोलोगे सर दिस इज CH3, कोई डाउट ही नहीं है मेरे को, क्या है ये, इथेन है। ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है, अब मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CCH ऐसे बना दिए मैंने, और एक H मैंने नीचे बना दिया है, बट यहां पे एक H ऊपर है और दो नीचे। अब बताना जरा इसका आयुपेक नेम। आप बोलोगे CH3 इथेन। फिर मैं बोलूंगा इसमें फर्क क्या है, तो इसमें बोलेंगे कि ये तो ऐसा सीधा खड़ा है, इसमें थोड़ा सा ये वाला चेंज हो गया पोजीशन। यानी कि जो चेंज आया है वो किस में आया है बताना जरा। तो आप बोलोगे कि दिस चेंज इज टेकिंग प्लेस इन स्पेस, 3 डाइमेंशनल स्पेस। यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक चीज तो हमें समझ आ गई, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है, स्ट्रक्चर भी सेम रहने वाला है, स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अब स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया, ये बात कैसे पता चलेगी, आयुपेक नेम सेम रहेगा, जो कंपाउंड है उसका आयुपेक नेम क्या रहेगा, सेम। हाँ, अब ऑब्वियस है स्पेस में अरेंजमेंट है तो IUPAC कुछ कुछ तरीके तो यूज करेगा ना डिफरेंशिएट करने के। हाँ, तो वो ऐसे लिख देगा सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन, EZ ऐसे लिख देगा, बट वो आयुपेक नेम जो हम अब तक सीखते हैं वो सेम रहने वाला है। समझ आ गई बात। कभी बोलो सर आपने बोला आयुपेक नेम सेम रहेगा, सर ये तो सिस ब्यूटीन है, ट्रांस है, तो सिस और ट्रांस क्या बता रहा है, फॉर्मूला सेम है, पोजीशन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सब कुछ सेम है, वो सिस और ट्रांस EZ ये यही तो बता रहे हैं कि जो कंपाउंड है उसका 3 डाइमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट अलग। ठीक है, तो अब जो अरेंजमेंट है एक तो इस तरीके का हो गया, यानी कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो सिंगल बॉन्ड था इसके बीच में रोटेशन हुई होगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बना है। नाउ अब एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, तो अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं C डबल बॉन्ड CH CH3,
फिर इधर ड्रॉ किया CH3H, ठीक है। फिर मैंने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया इसी का, C डबल बॉन्ड CH CH3, फिर इधर ड्रॉ किया H और CH3। मैं आपसे बोलूंगा ऐसा करो, इन दोनों का आईयूपैक नेम बता दो, तो आप बोलोगे दोनों का आईयूपैक नेम तो सेम है। लेकिन मैं कहूँगा क्या तुम कुछ चेंजेस बता सकते हो, तो कहोगे अभी देखो बोर्ड पे ही देखने वाले चेंजेस। तो बोलोगे सर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना उसे देख के तो मुझे लग रहा है चेंज। क्या लग रहा है? उसे देख के मुझे ये चेंज लग रहा है कि यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, सेम साइड है, और यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है वो अपोजिट साइड है। तो इससे मुझे समझ आता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, एक और कंपाउंड लिखा जाए तुम्हारे सामने, ठीक है। तो वो कंपाउंड हमने लिखा कुछ इस तरीके का, CH3 OH H OH H और मैंने बोला ऐसा करो इसका आईयूपैक नेम लिखो। फिर एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और वो जो स्ट्रक्चर था फिर हमने सोचा कि उसका भी नाम लिखा जाए, तो उसका नाम जो है लिखने के लिए बोला। अब क्या बोर्ड पे तो देख के लग रहा है कि फर्क है, अरेंजमेंट में फर्क है, लेकिन आईयूपैक नेम इसका सेम था, ठीक है। IUPAC नेम दोनों का सेम, यानी कि CH3 CHOH CHOH CH3। अब आप देखो, चाहे आप इसका अरेंजमेंट देखो या इसका अरेंजमेंट देखो, यही आने वाला है। तो इसका आईयूपैक नेम तो फिक्स था, ब्यूटेन 2,3 डायोल, बट स्पेस में अरेंजमेंट क्या था, अलग था। और स्पेस में अलग अरेंजमेंट की वजह से अब ये फिर क्या हुआ कि जो ये सारे एग्जाम्पल देखे तो हमने सोचा और चेंजेस देखते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या चेंजेस हैं। तो एक चीज तो समझ आ गई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आईयूपैक नेम सेम है, मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर को डिफरेंशिएट करने का एक बड़ा अच्छा तरीका आईयूपीएसी नेम लिख दो। अगर आईयूपीएसी नेम सेम आ गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो वो नहीं है। आईयूपीएसी नेम में नंबर अलग आ गया तो पोजीशन आइसोमर है, लेकिन अगर आईयूपीएसी नेम सेम आ गए तो स्ट्रक्चरल नहीं, वो स्टीरियो का पार्ट आ गया, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं, यहां अगर हम देखें तो व्हाट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं इन दोनों अरेंजमेंट में सिर्फ रोटेशन लग रही है, कि ऐसा लग रहा है इसको घुमा दिया गया है, मतलब कुछ इस तरीके से समझो, ऐसा थंब और ये ले लेते हैं कि हाँ अब एकदम परफेक्ट, ऐसा लग रहा है कि बस ये घुमा दिया गया, ऐसे किसी एक चीज को रोटेट किया गया, ओके। तो कोई पोजीशन नहीं चेंज हुई, कोई बॉन्ड नहीं टूटा, लेकिन यहां देखें तो रोटेशन करके पॉसिबल नहीं है। पहले अरेंजमेंट से दूसरे अरेंजमेंट में बदलने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता सिर्फ घुमा दूं तो बदल जाए, नहीं नहीं। माना कि आईयूपैक नेम सेम है, लेकिन ये अरेंजमेंट तभी हो सकता है जब बॉन्ड को एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह लगा दिया जाए। जब मैं ऐसा करूंगा कि ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा इधर लगा दूंगा, और ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा इधर लगा दूंगा, तभी होगा ऐसा। अच्छा अब इधर देखते हैं, इधर भी यही समझ आया कि रोटेशन से तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घुमा दूं और ये बन जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी कब हो सकती है, जब मैं बॉन्ड तोड़ दूं। हालांकि आपको लग रहा होगा कि घूम के बन जाए, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे तो पता चलेगा। तो वी कैन से ये दो स्टीरियो आइसोमर ऐसे थे जहां पे बॉन्ड टूटा है और बॉन्ड तोड़ के नया बॉन्ड बनाया, इस तरीके से आईयूपीएसी नेम सेम रहे। यानी इधर चेंज है कॉन्फ़िगरेशन में, किसमें चेंज है, कॉन्फ़िगरेशन में, और यहां चेंज है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो एक चेंज आया है रोटेशन की वजह से और एक चेंज आया है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो हमने फिर क्या किया, स्टीरियो आइसोमर को डिवाइड किया। वी डिवाइडेड स्टीरियो आइसोमर इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब जैसे मैं आपसे हमेशा एक बात बोलता हूं, जार्गन्स, तो केमिस्ट्री हैज इट्स ओन जार्गन्स। जो केमिस्ट्री है उसके अपने जार्गन्स हैं,
तो कन्फर्मेशन इज अ जार्गन या टफ वर्ड फॉर रोटेशन। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर को अगर रोटामर लिख दें तो बच्चे को ना डेफिनेशन लिखवाने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद बता देगा कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि भाई आइसोमर वर्ड लिखा हुआ है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अब उसके पास डिफरेंट अरेंजमेंट आ रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, और ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट आ रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये बताओ किसकी वजह से आ रहा है, ऑब्वियसली ड्यू टू रोटेशन। किसकी वजह से, ड्यू टू रोटेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रोटेशनल आइसोमर। अब जैसे ही बात समझ आई कि सिर्फ रोटेशन की वजह से हो रहा है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर रोटेशन की वजह से। अब दिमाग जाएगा कि रोटेशन कब कब पॉसिबल है और कब कब पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन इसके बारे में सोचने से पहले हम सेकेंड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर लिख लेते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में अगर हम बात करें तो अगेन क्या होगा, एक चीज तो फिक्स है, और वो चीज क्या फिक्स है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, किसकी वजह से, ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, किसकी वजह से होगा ये, बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से होगा। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर भी 2 टाइप के होंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा और एक ऑप्टिकल। ठीक है, और कन्फर्मेशनल आइसोमर में जो रोटेशन है उसमें एक पार्ट छोटा सा और डिस्कस कर लेंगे, इन्वर्जन या रिंग फ्लिपिंग ऑफ अमीन। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड रोटामर्स इन एक्सप्लेनेटरी वे। बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ इसे समझते हैं। ठीक है, देखो बहुत मैं क्या चीज बोलता हूँ बार बार बच्चों को कि रिकॉल, आप बहुत अच्छा रिकॉल कब कर पाओगे, जब बहुत अच्छे से क्या करोगे, सुनोगे और समझोगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको सुनना और समझना है, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं आप आउटपुट निकाल पाओगे, या कहीं अगर आप प्लांट्स लगा रहे हैं उसके बहुत ज्यादा फ्रूट्स कब निकलेंगे, जब उसके सीड्स की क्वालिटी बेटर होगी। यानी कि रीप से ज्यादा मैटर करता है सीड, कि आप सीड्स को कितने क्वालिटी, ऐसे ही आपके ब्रेन में जो कंसेप्ट जा रहा है वो कितना क्वालिटेटिवली और इफेक्टिवली जा रहा है, वो जितना इफेक्टिवली जाएगा उतने गैप्स आएंगे जब आप रिकॉल करोगे। तो इसलिए अगर आप कहीं भी देख रहे हैं या मुझे भी देख रहे हैं तो डिटेल में देखना, अभी पूरा साल बड़ा है, 1 शॉट के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, तो रोटेशनल आइसोमर या कन्फर्मर आइसोमर को हम डिस्कस करते हैं। आप ये मान के चलो कि जो रोटेशन हो रही होती है ना कन्फर्मेशनल आइसोमर में, बहुत तेज होती है। ठीक है, मतलब मैं ऐसे हैंड रोटेट कर रहा हूँ ना, इससे भी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि 6 मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स कहती हैं कि रोटेशनल का जो बैरियर होता है, अगर 2 कंपाउंड रोटेट कर रहे होते हैं, उसको एनर्जी चाहिए होती है 6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और हमारे पास जैसे इथेन है उसका एनर्जी बैरियर होता है 12 किलो जूल पर मोल। तो सभी का एनर्जी बैरियर है, और रूम टेम्परेचर पे हमारे पास कुछ एनर्जी होती है। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास रूम टेम्परेचर पे कैसे एनर्जी है। देखो, हम सब ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। ठीक है, अब ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी पढ़ा है तो सुना तो होगा एटलीस्ट, थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या कहता है, एंट्रोपी ऑफ एनी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 at 0 केल्विन। यानी कि जो डिसऑर्डर है वो 0 केल्विन पे 0 है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर 0 से बढ़ाकर 50 केल्विन पे लाऊंगा तो कुछ कुछ डिसऑर्डर होने लगेगा। 50 केल्विन से 100 केल्विन पे लाऊंगा तो भी कुछ कुछ डिसऑर्डर होने लगेगा। 100 से 200 केल्विन पे लाऊंगा तो भी कुछ कुछ डिसऑर्डर होने लगेगा। 200 से 300 केल्विन विच इज अवर रूम टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर 298 है, यहां पे लाऊंगा तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जीज हैं जिसके वो काम कर सकता है। अगर उससे कम एनर्जी एक्सपेंस पे कुछ काम हो सकता है तो वो अपने आप होने लगेगा।
यानी कि अगर रोटेशनल बैरियर जनरली 85 किलो जूल से ऊपर चला जाए तो बॉन्ड तो रोटेशन नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे, तब एनर्जी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। और अगर उससे नीचे है 77 किलो जूल पर मोल के आसपास तक, तो रूम टेम्परेचर पे एक रोटेशन 77 किलो जूल पे कहते हैं हो सकता है। ओके, तो ये पहला पॉइंट समझना है। दूसरा पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के सामने है और इसके सामने एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है, फिर इसके सामने भी एक हाइड्रोजन ये है, फिर मान लेते हैं एक हाइड्रोजन जो है वो इसकी तरफ आ रहा है, तो मान लेते हैं इसका भी एक हाइड्रोजन इसकी तरफ आ रहा है, यानी कि ये बोर्ड से आगे निकला हुआ हाइड्रोजन है। अब मान लेते हैं एक हाइड्रोजन बोर्ड से पीछे जा रहा है, ऐसे ही इधर भी एक हाइड्रोजन बोर्ड से पीछे जाएगा। यहां पर मैं कहूंगा आप अपने शांत दिमाग से थोड़ी देर स्क्रीन रोकें, माने की केमिस्ट्री कभी पढ़ी ही नहीं है, और अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आप सोचें कि जब ये रोटेट करने की कोशिश करेगा इसकी तरफ, ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड जब वो रोटेट करने की कोशिश करेगा तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि वही ये एक बार फंडामेंटल समझ लोगे कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि सोचने का तरीका डेवलप हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि एक बुक भी पढ़ लो, इधर पीटर साइक्स और सोलोमन्स, दोनों में से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हो। पीटर साइक्स पतली है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो देखो पहला रिपल्शन जो मुझे समझ आता है वो ये कि जो हाइड्रोजन एटम है, माना कि बहुत छोटा होता है, मैंने ऐसा माना कि बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रिपल्शन तो करेगा ही, ठीक है। वो कुछ बहुत हल्की सी रिपल्शन तो है। फिर ऐसे ही एक और चीज सोची मैंने, क्या कि माना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी इज लेस, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और डेंसिटी इज लेस, लेकिन ये है तो लाइक चार्ज, रिपेल तो करेंगे। तो मेरे को लगा एक रिपल्शन ये भी है, ठीक है। यानी कि जब ये रोटेट कर रहा होगा तो ये जो शेयर्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा नेगेटिव, और इधर जो शेयर्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा नेगेटिव, लाइक दिस, स्क्रीन पे देखें, ऐसे रखता हूं पहले, ये एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर मतलब हम ऐसे बोर्ड पे तो ऐसे बॉन्ड बना देते हैं, बट इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है दो एटम के बीच में, बॉन्ड का ये मतलब ऐसे यहां है। अब ये नेगेटिव और ये मेरा फिंगर बॉन्ड मान लो, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लो, ये रिपेल तो करेगा ना। तो ये रिपेल कर रहा है, सामने दिख रहा है, हाँ अब ये रिपेल कर रहा है। अब ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ऐसे, हाँ अब ऐसा नहीं लग रहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े दूर दूर हो गए और अब थोड़े पास आ गए। तो जब थोड़े दूर होंगे तो रिपल्शन होगी कम, और जब थोड़े पास होंगे तो रिपल्शन होगी ज्यादा, यानी कि ये भी एक रिपल्शन है। और ये कि हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो भी रिपेल करेगा, क्योंकि कहेगा ये मेरा दायरा है, वो कहेगा ये मेरा दायरा है, मेरे इस सर्कल वाले दायरे में तुम मत आना। अब दायरा वही नहीं होता जो दिखाई देता है, दायरा उससे ज्यादा भी होता है ना, जैसे वैंडरवाल रेडियाई कहा जाता है। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट दिख रही है इतनी बड़ी, क्या मैग्नेट का दायरा इतना ही होगा? नहीं, वो जितनी दूर से अट्रैक्ट कर लेगा वो दायरा है। ऐसे ही ये मत सोचना कि ये साइज है, इसका दायरा वो है जितनी दूर से रिपेल कर सकता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। तो वो भी एक क्या हुआ, रिपल्शन। मैं भी नाम भी दूंगा, पहले आप समझो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, फोकस, 5 4 3 2 1 फोकस। तो फोकस करके समझो कि फिर मैंने एक डायग्राम बनाया, और इस बार मैं इस डायग्राम में क्या कर रहा हूं कि मैंने इसको घुमा दिया। मैंने कहा चलो घूम लो तुम, ये बड़े प्यार से घुमाया, और दिख रहा है ना घूमता हुआ तुम्हें। लेकिन ध्यान रखना, घूमते हुए ध्यान रखना ये कार्बन यहीं रहेगा, कभी तुम सोचो कि ज्यादा ही घूम ले अब, ठीक है। बस वो सी जो है सर्कल है, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आ गया सी, ये घुमा दिया मैंने, ठीक है। बोलो समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों स्ट्रक्चर में। एंड दीज आर इंटर कन्वर्टेबल, ये भी ध्यान रखना ये इंटर कन्वर्टेबल है। तो अब अगर मैं यहां से पूछूं
कि और क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे जब जब एक बॉन्ड बनता है, जब जब एक बॉन्ड बनता है तब तब एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब जब एक बॉन्ड बनता है तब तक एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, और उसी के अपोजिट में एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है जो कि खाली होता है। और उस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, यहाँ तो मैंने बहुत दूर बना रखा है सिंगल बॉन्ड, बट ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, ये इतने पास होते हैं कि दे कैन इंटरेक्ट, ये इतनी पास होते हैं दे कैन इंटरेक्ट। ठीक है, ये जाएगा एंटी बॉन्डिंग इसके बॉन्ड पेयर से इंटरेक्ट कर दे। अब ऐसे ओवरलैप नहीं करेगा, वो तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, बट लेकिन इतने डिस्टेंस पे होगा कि थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा उसका, होगा। ठीक है, क्या ये आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो स्क्रीन से? ओके, तो दिस इज द सिंगल बॉन्ड, ये क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो क्या आपको ये समझ आया कि ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है तो इसे फिल्ड ही चाहिए, इट कैन इंटरेक्ट। एक बार मैं स्क्रीन पे देखते हुए देखूं कि क्या तुम समझ पा रहे हो इस इंटरेक्शन को। ये आगे गया और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इंटरेक्ट करने लगा, तो ये भी एक इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो देखो बोर्ड में हम ऐसे आपको क्लैरिटी के लिए दूर से बताते हैं, बट ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो हमने मतलब एक नॉर्मल भाषा में, बिना साइंस की मुश्किल भाषा का प्रयोग किए हमने 3 बातें समझी कि जब ये रोटेट कर रहा था, अब तो ये जो हाइड्रोजन एटम था वो कह रहा था मेरे दायरे में मत आना। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो भी रिपेल कर रहा था। तो पहला रिपल्शन ये हाइड्रोजन एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तीसरा ये इंटरेक्शन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, किससे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन से जो उसके सामने। अब इन तीनों इंटरेक्शन को पार करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, इन तीनों इंटरेक्शन को पार करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। तो अब आप मुझे खुद सोच के बता दो आराम से कि कहाँ वो इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है, कहाँ वो घटता जा रहा है। जैसे यहां पर था CH, H ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है, H ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ। ठीक है, तो दिस इज, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ठीक है, बिकॉज क्या है ना, फंडा है कि समझ आए चाहे टाइम कितना भी लगे। देखो समझना ध्यान से, कंसेप्ट के बारे में एक बार समझ में आता हूं तो दिमाग से नहीं जाता हूं। नहीं गलत लाइन, एक बार मैं दिमाग में आता हूं तो कभी जाता नहीं हूं। कंसेप्ट किसका डायलॉग है? कंसेप्ट, इसलिए कंसेप्ट को सीखो। तो यहाँ पे जब हमने सीखा तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें देखी, फिर मैंने ऐसे ही सेम ये जो चीजें हैं इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी इन्हीं चीजों को उठा के लाया इस तरीके से। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा इधर लगा देता हूँ CH3, थोड़ा बल्कि ग्रुप लगा देते हैं CH3। तो ऐसा नहीं लगा कि हाइड्रोजन जो एक छोटा सा स्पीशी है तो उसका दायरा जो होगा वो छोटा होगा, और जो मिथाइल है वो थोड़ा बड़ा स्पीशी है तो जो उसका दायरा होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, तो इसका दायरा तो बढ़ गया, यानी ये थोड़े दूर से ही मना करने लगेगा, भाई आना नहीं मेरे पास, यानी इधर इनके बीच में रिपल्शन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अब लेट से मैं फिर इसी स्ट्रक्चर को डुप्लीकेट करके यहां ले आता हूं, और अब मैं दोनों तरफ थोड़ा सा दायरा बढ़ा देता हूं। कहानी हमेशा दायरे की है, इसीलिए ना दायरा बढ़ाते रहो, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझो। अब मैंने यहां लगा दिया CH3, छोटे आदमी का छोटा दायरा, बड़े आदमी का बड़ा दायरा, और 2 बड़े आदमी का तो बहुत बड़ा दायरा। ठीक है, तो यस इनके बीच में रिपल्शन बढ़ गया, तो आपको ये समझ आ गया, दिस रिपल्शन इंक्रीज। तो इसका मतलब इसको उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जहां सबसे ज्यादा रिपल्शन है, एनर्जी चाहिए होगी कम, इसको थोड़ी ज्यादा, इसको और ज्यादा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, इसका एनर्जी बैरियर जो है सबसे कम होता है इथेन का, प्रोपेन का एनर्जी बैरियर ज्यादा होता है और ब्यूटेन का और ज्यादा होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि इसका एनर्जी बैरियर 12 किलो जूल पर मोल है,
तो कई बुक्स में लिखा होता है 12, कहीं पे होता है 13, तो 12.5 मान लेते हैं। और इधर हो जाता है बैरियर 14 किलो जूल पर मोल, और इधर हो जाता है 20 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ आया कि हमने एक ही से समझ ली ये बात। क्लियर है? अब तो इस तरीके से हमें समझ आया कि रूम टेम्परेचर पे ये तीनों ही रोटेट कर सकते हैं एंड दे आर इंटरकन्वर्टेबल वेरी फास्ट, बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं। तो अब बोलोगे सर ये सब समझ तो लिया, अब इनके नाम भी बता दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें नाम बताता हूं। तो नाम अगर मैं तो नाम को फटाफट, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं समझाने की। तो मैंने पहले बोला कि एक हाइड्रोजन ग्रुप दूसरे हाइड्रोजन ग्रुप को यहां ज्यादा रिपेल करेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर पोजीशंस। और अगर यही हाइड्रोजन थोड़ा दूर होगा, यानी कि इधर हाइड्रोजन है और यहां पे हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, तो रिपल्शन थोड़ी कम होगी। तो मुझे समझ आया इधर रिपल्शन मिनिमम है, इधर रिपल्शन मैक्सिमम है, इस बैरियर को क्रॉस कर रहा है। तो ये जो रिपल्शन होती है दिस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको? वैन डर वाल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वैन डर वाल स्ट्रेन? तो वैन डर वाल स्ट्रेन क्या होता है? इट इज रिपल्शन बिटवीन two non-bonded atoms or compounds. It is repulsion between two non-bonded, क्यों? यानी कि आमने सामने वाले, इनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना, इसलिए नॉन बॉन्डेड होता है। तो नॉन बॉन्डेड या ऑल्टरनेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट। इट इज रिपल्शन बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड और ऑल्टरनेट एटम्स। वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। So this repulsion is called as van der Waals strain. This van der Waals strain can also be called as, it can also be called as steric strain. इसे और क्या कहा जाता है? steric strain. तो ठीक है, और अब इसका डिस्कशन तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो हमें ये भी समझ आ गया कि जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा, हाइड्रोजन से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वैसे वैसे ये स्टीरिक स्ट्रेन या वैन डर वाल स्ट्रेन क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगला पॉइंट भी हमने लिख दिया, एज साइज ऑफ नॉन बॉन्डेड या ऑल्टरनेट एटम्स या वो मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, जैसे जैसे ये साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा? वैन डर वाल स्ट्रेन इंक्रीज, वैसे वैसे वैन डर वाल स्ट्रेन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दिस फर्स्ट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज वैन डर वाल स्ट्रेन। नाउ सेकंड इज टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टीरिक स्ट्रेन। ठीक है, वैन डर वाल स्ट्रेन और स्टीरिक स्ट्रेन यही है। नेक्स्ट इज टॉर्शनल स्ट्रेन। अब टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है तो उसको भी फटाफट समझ लिया जाए कि यहां पर एक हाइड्रोजन है, और मैं एक ही हाइड्रोजन इसलिए बना रहा हूं ताकि हम इजीली चीजों को रिलेट कर सकें। अब मैंने थोड़ा सा इसे रोटेट कर दिया, ठीक है, तो जैसे ही रोटेट किया तो कुछ चेंजेस करने वाला हूं मैं, और वो चेंजेस यही होने वाले कि अब जो हाइड्रोजन है वो आ गया यहां पर, और एक कुछ इधर है और एक इधर। तो देखो मैंने एक ही हाइड्रोजन बनाया, स्क्रीन पे सही दिख रहा है, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर सकें कि अब जो इनके बॉन्ड पेयर के बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इनके बॉन्ड पेयर के बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ध्यान समझना, जो इनके बॉन्ड पेयर के बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है रिपेल कर रहे, और इस बॉन्ड पेयर के बीच के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन यहां हो जाएगा कम, क्योंकि अगर ऐसे हैं तो डिस्टेंस कम है, और अगर ऐसे हैं तो डिस्टेंस ज्यादा है। मैं पूरा ऐसे घूम के दिखा देता हूं, ठीक है। तो
ये जो टॉर्शनल स्ट्रेन है ये क्या है, व्हाट इज टॉर्शनल स्ट्रेन? तो दिस इज, इट इज रिपल्शन बिटवीन, ये रिपल्शन है ऑल्टरनेट बॉन्ड पेयर के बीच में, ऑल्टरनेट बॉन्ड पेयर। हाउ दिस रिपल्शन इज डिफरेंट देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन? बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है वो सेम एटम के बीच में दो बॉन्ड्स के बीच में होता है। यहां ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन दो एटम से कनेक्टेड बॉन्ड के बीच में, ये फर्क है। इसीलिए मैं यहां पे साथ के साथ तुरंत ही डिस्कस कर देता हूं बॉन्ड पेयर रिपल्शन का, ताकि टॉर्शनल स्ट्रेन समझ आ जाए कि टॉर्शनल स्ट्रेन में वो सिर्फ ऐसे रिपेल करे। ठीक है, तो यू कैन से टॉर्शनल स्ट्रेन हैज टू बॉन्ड पेयर्स, ये दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं अटैच्ड विद टू डिफरेंट एटम्स, ये अटैच्ड होते हैं दो डिफरेंट एटम से। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें क्लास में बच्चा पूछता है और कंफ्यूज भी होता है। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज बॉन्ड पेयर रिपल्शन, कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या है, तो आप बोलोगे बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज रिपल्शन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड्स। पहली बात कि ये जो रिपल्शन होता है दो लगातार वाले बॉन्ड्स के बीच में होता है। ठीक है, ये दो लगातार बॉन्ड्स हैं, रिपल्शन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, दो लगातार वाले बॉन्ड्स के बीच में, और ऑल्सो अटैच्ड विद सेम एटम, और सेम एटम से वो अटैच होता है। खैर कॉन्जिक्यूटिव तभी होगा जब वो सेम एटम से अटैच हो। ठीक है, नाउ इन दोनों का ही इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, तीसरे का इंपैक्ट बहुत ही कम है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरैक्शन ऑफ बॉन्ड पेयर, इंटरैक्शन ऑफ बॉन्ड पेयर विद एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। किसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग, स्पेलिंग थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, इसको मैं फिर से समझाना चाहूंगा। ठीक है, दिस इज अ कार्बन, कार्बन है ये दो, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, नहीं ये रहा, एक हाइड्रोजन ये है, ये व्हाइट वाले हाइड्रोजन है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमेशा अपोजिट बनेगा, तो मैं उसे येलो कलर से बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये है बॉन्ड और ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, हाइड्रोजन भी बना दिया जाए अलग कलर के साथ। ओके, अब सामने अगर कोई एलिमेंट है और उसने बॉन्ड बना रखा है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस एम्प्टी ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करता है। लेकिन आप कहते हो कि सर ये तो बहुत दूर है। अरे ये बहुत दूर मैंने बना रखे हैं, अगर मैं इसको पास बना दूं तो, वो तो आपको क्लियर समझाने के लिए बताया, बट वैसे तो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो इतना कम होता है कि दे कैन इंटरेक्ट, ये क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, समझ आ रहा है? तो समझ, ये अब ये डायग्राम थोड़ा वो गया, मैसी हो गया, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, दूर बनाते हैं, क्या आपको समझ आए कि ये इससे इंटरेक्ट कर सकता है। अभी थोड़ा ठीक है, हाँ क्लियर है? तो ये तीन चीजें काम करती हैं। ओके, अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेशन है इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके। तो इसको रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज वेज एंड डैश। ठीक है, पहला मेथड क्या है, वेज डैश। दूसरा मेथड हो जाएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, एंड तीसरा मेथड हो जाएगा
तीसरा मेथड हो जाएगा साहॉर्स प्रोजेक्शन। तो कंफर्मेशन में ये 3 प्रोजेक्शंस हैं, इसको समझते हैं। तो देखो वेज और डैश में तो क्लियर है कि 2 बॉन्ड बोर्ड के प्लेन पे होते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ऐसा हुआ कि 2 इधर और 1 ऐसे दिखाते हैं। तो ये क्लियरली ये बताता है कि 2 बॉन्ड तो बोर्ड के प्लेन पे हैं, दैट इज लाइक दिस। अब एक बॉन्ड बोर्ड से बाहर आ रहा है तो वो होगा ऐसे, एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे जा रहा है तो यू कैन से लाइक दिस। जैसे मेरी 2 उंगलियां दिख रही हैं, हाँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे देखो तो तुम्हें दिख रहा है कि एक उंगली तुम्हारी तरफ जा रही है और ये वाली तुमसे दूर आ रही है, ठीक है। तो जो तुम्हारी तरफ आ रही है वो वेज से बना दिया और जो तुमसे दूर जा रही है वो डैश। और ये पता है हमेशा टेट्राहेड्रल में होगा ही होगा, चाहे हम कैसे भी बनाए, वो उसके बनाने के तरीके हैं। अगर मैंने ऊपर 2 बनाया है तो फिर ये वेज हो जाएगा और ये डैश हो जाएगा। सेम वे आप अगर इसको स्ट्रक्चर को ऐसे बनाओगे तो फिर वो वेज हो जाएगा एक और एक डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि 2 सॉलिड लाइंस बताती हैं कि बोर्ड के प्लेन पे हैं ये बॉन्ड्स। फिर उसके बाद एक लाइन बताती है बोर्ड के प्लेन से अबव है और एक ये बिलो है। मैं चाहता हूं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप बिल्कुल ब्रेन में विजुअलाइज करें और इमेजिन करें कि कैसा है। और 3D में ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि 2 V हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एक V ऐसे समझो और जो दूसरा V है वो इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। और वो 4 पेन बना के जो मैंने आपको बताया वो, और एक और तरीका भी है, आप घर बैठे बैठे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि आप जिस भी रूम में बैठे हैं आपके राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे और उसके बाद फ्रंट वाले पे और लेफ्ट हैंड के बैक वाले कॉर्नर से एक बॉडी सेंटर पे बॉन्ड लाओ। दोबारा सुनना, राइट हैंड टॉप कॉर्नर से एक बॉडी सेंटर पे लाओ, लेफ्ट हैंड टॉप पीछे वाले कॉर्नर से लाओ, ठीक है। एक आगे से और एक पीछे से लेके आना है, बॉन्ड बन गया। दूसरा क्या है, अब अपने फ्रंट में ही लेफ्ट हैंड फ्रंट कॉर्नर नीचे से, लेफ्ट लेग कह सकते हो या लेफ्ट हैंड, और अब ये जो राइट लेग कह सकते हो ये उसके पीछे से वो एक लाओ बॉडी सेंटर पे। तो आपको क्लियरली एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इमेजिन हो जाएगा। और उससे आपको ये भी इमेजिन हो जाएगा जब 2 V परपेंडिकुलर है तो 2 V प्लेन पे होंगे, 2 हमेशा प्लेन से, एक प्लेन से आगे होगा एक पीछे होगा, ठीक है। अब आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या कहता है, देखो इसमें, इस प्रोजेक्शन में तो क्लियरली एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन को थोड़ा देखने का तरीका बताता हूं कैसे बनाए। जैसे पहले साहॉर्स प्रोजेक्शन समझा देता हूं न्यूमैन से। साहॉर्स में देखो क्या होगा, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे। यहां पे मर्सिडीज के साइन की तरह 3 बॉन्ड है जो कि 120 डिग्री में। फिर ये इमेजिन किया जाता है कि इसके पीछे एक कार्बन है, वो भी एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। और अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक ये हॉर्स का हेड है और ये हॉर्स की टेल है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सा हॉर्स। क्योंकि क्या कहते हैं, एक लकड़ी का घोड़ा आता था सीसॉ शेप में लाइक दिस, तो आप वैसा ही कुछ इमेजिन करो, उसके ऊपर ये बना हुआ है। तो हमेशा इस तरीके से समझना है। अब इसको देखो, आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर आपको यहां से देखना है इसको, आप इसको यहां से देख रहे हो, क्या दिखेगा? जब आप इसको यहां से देखोगे तो देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि आगे एक कार्बन है, वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखना, हमें दिखा आगे एक कार्बन है और वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। 3 हाइड्रोजन से वो जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा और देखो, अगर हम इसी को देखेंगे तो ये तो ऐसा लगेगा ये पूरा इसने कवर कर रखा है, तो ये तो दिखेगा ही नहीं, ये दिख ही नहीं रहा पीछे वाला। अब जब पीछे वाला पार्ट नहीं दिख रहा तो उसको हम थोड़ा सा डैश करके देखते हैं, ठीक है। कैसे करके देखेंगे हम उसको, थोड़ा डैश। तो जो पीछे वाला है उसको थोड़ा सा हम ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि वो ऐसे, क्योंकि वो एग्जैक्टली कवर कर रहा है ना, और जब वो एग्जैक्टली कवर कर रहा है तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर में ध्यान देना, हमने ये जो बनाया है, ठीक है, हमने
ये जो डैश बनाया है वो देखो ध्यान से सर्कल के बाहर से है, और आगे वाला जो कार्बन है, ठीक है समझना, आगे वाला जो कार्बन है वो सेंटर से, और पीछे वाला सेंटर की लाइन से बाहर है। तो ये है साहॉर्स प्रोजेक्शन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब आप देखो एक ऐसा फॉर्म जिसमें ये रोटेट करेगा थोड़ा सा, तो मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सीधे 60 डिग्री रोटेट कर रहा है अब, ठीक है। कैसे रोटेट कर रहा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रोटेट करेगा तो अभी आप ऐसा घोड़ा इमेजिन करिए, हॉर्स, कि दो टांगे उसके ऊपर हैं और ये सिर नीचे। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको ऐसा समझिए कि दो बॉन्ड ऐसे हैं और बीच में एक आ जाए, लाइक दिस। हाँ थोड़ा ऐसे कर देता हूं, हाँ तो ये दो बॉन्ड है बीच में, अगर ये घूमता हुआ ऐसे ऐसे पहुंच गया या इधर पहुंच गया तो दिखेगा नहीं, लेकिन बीच में दिख जाएगा। तो अभी ये मानो कि ये सब बीच में दिख रहा है। अगर ये बीच में दिख रहा है बच्चों, तब तो इजी नहीं हो गया आप समझना, क्योंकि अब न्यूमैन में इसी बात को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। अब डैश बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब बीचों बीच पूरा बॉन्ड जो है वो अलग दिख रहा है। तो आप उसको कैसे बनाओगे, ये रहा और ये, ठीक है। दिस इज द डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म। इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये जो फॉर्म है ये शो कर रहा है कि ये बॉन्ड बिल्कुल एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं। ये वाली फॉर्म दिखा रहा है ये बॉन्ड बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में। तो इस वाली फॉर्म को क्या कहा जाएगा सोचो, और सब सोच चुके हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इज कॉल्ड एज एक्लिप्स फॉर्म, जिसमें एक चीज बीच में आ गई है जिसकी वजह से पीछे वाली चीज कंप्लीटली विजिबल नहीं है। और ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, तो दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म है ये, स्टैगर्ड फॉर्म है। तो ये तीन तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। अब हम वन बाय वन सारे कंफर्मेशन चेक करेंगे, ओके। तो अब और जो सारे कंफर्मेशन हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे किसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म में। तो देखो बड़े प्यार से समझो इस बात को आप, और मतलब आप आराम से समझ सकते हैं इस बात को कि जब ये CH3 इसके पीछे है, ये इसके पीछे है, ये इधर है और ये भी इधर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक बॉन्ड आगे की तरफ है, ये भी आगे की तरफ है, तो ये समझ में आता है कि ये जो फॉर्म है ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे दिखेगी। और एक चीज सोचो, यहां ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये बना रहे हैं इथेन के लिए। इथेन मतलब ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। जो डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, जो डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म है इथेन की दो ही है, एक ये और दूसरी फॉर्म जो होगी वो होगी इसकी व्हाट, ये तो है एक्लिप्स, अब दूसरी इसकी होगी स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैगर्ड फॉर्म में आप समझिए कि जो ये आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, देखो इन दोनों के बीच में आ जाएगा वो बॉन्ड। तो इट्स लाइक दिस कि वो बीच में है, आपको थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा। फिर इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड आ जाएगा, तो उसको भी हम थोड़े दूसरे कलर से देख लेते हैं। फिर इधर भी दो बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों के, तो उसको थोड़ा और डिफरेंट कलर से देख लिया जाए। तो वी कैन इमेजिन, आई गेस मैं थोड़ा ड्रॉ करने में सफल नहीं हुआ हूं ढंग से, तो इसको मुझे नीचे कर देना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो यस। तो अब ये इमेजिन हो रहा है कि इन दोनों के बीच में, पिंक और बेबी पिंक के बीच में ये येलो है, और मैं नंबर भी दे देता हूं अपनी आसानी के लिए, H1 H2 H3। H1 और H3 के बीच में है HA, ठीक है। H2 और H1 के बीच में है HB, ठीक है। और H2 और H3 के बीच में है HC। ये दो डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म है, ठीक है। तो वी आर लर्निंग कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन।
हम इथेन का कन्फर्मेशन समझ रहे हैं। देखो बहुत ढंग से समझना, छोटी छोटी चीजें हैं वो दूर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑल्टरनेट आमने सामने जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन कहाँ ज्यादा है, इस पॉइंट पे ज्यादा है या इस पॉइंट पे ज्यादा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो वैंडरवॉल रिपल्शन है यानी साइज वाला रिपल्शन वो कहाँ ज्यादा है, इधर ज्यादा है, थोड़ा छोटा कर दें, सेम सही बनना चाहिए हाइड्रोजन तो भाई, या यहां ज्यादा है। तो प्रैक्टिकली ये बात समझ आ रही है कि दोनों चीजें जो रिपल्शन है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज लेस, इस लेस डिस्टेंस की वजह से ये जो एक्लिप्स फॉर्म है, इस एक्लिप्स फॉर्म में ज्यादा तो क्या है, वैंडरवॉल स्ट्रेन है, हायर वैंडरवॉल स्ट्रेन, ध्यान से सुनना, हायर वैंडरवॉल स्ट्रेन। वैंडरवॉल स्ट्रेन मतलब दो एटम के बीच के साइज का रिपल्शन, कि ये मेरा दायरा है, ये मेरा दायरा, अगर किसी ने हल्का सा भी क्रॉस किया थोड़ा थोड़ा बुरा लगे। ठीक है, फिर दूसरा हम क्या बोलेंगे, और क्या चीज है यहाँ पे, तो वी कैन से दूसरी चीज है कि ये सामने जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इनके बीच में रिपल्शन, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा वैंडरवॉल स्ट्रेन या स्टीरिक स्ट्रेन, एक ही बात है। वैंडरवॉल को ही क्राउडिंग वाला बोल दिया जाता है, स्टीरिक का मतलब क्या होता है, क्राउड। एंड दिस, ये जो रिपल्शन है ये भी ज्यादा है एक्लिप्स फॉर्म में, हायर टॉर्शनल स्ट्रेन। इन दोनों स्ट्रेन की वजह से क्या होगा, इन दोनों स्ट्रेन की वजह से ये वाली फॉर्म जो है एक्लिप्स वो हो गई अनस्टेबल, यानी कि एनर्जी क्या है इसकी ज्यादा। यहां रिपल्शन वगैरह सब कम है, तो जो स्टैगर्ड फॉर्म है, राइट, जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो हो गई मोर स्टेबल। ध्यान से समझना, एकदम थ्योरी क्लियर होगी तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन रटते रहेंगे हम, फिर हम कहेंगे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है। इसीलिए 1 साल का टाइम है हमारे पास, आराम से हम चीजें समझ सकते हैं। एटलीस्ट जो पार्ट डाउट है, जैसे मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आप वही पार्ट देख रहे होंगे हम वीडियो पे मेरे, कि जो डाउट होगा, एटलीस्ट जो पार्ट डाउट है उसे तो ढंग से समझ सकते हैं। तो अब देखो, तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म में हम देखेंगे एनर्जी डिफरेंस कितना है, 12 किलो जूल पर मोल का। ठीक है, अब कहीं 12, कहीं 13, कहीं 12.5 लिखा है, बट स्टैंडर्ड बुक 12 बोल रही है कोई, तो 12 मान लिया। ठीक, 12 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। अब इसी चीज को मैं ग्राफ में बनाता हूं। ठीक है, इस डिफरेंस को मैं ग्राफ में बनाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो फॉर्म न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाएंगे फटाफट, एक एक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे और एक स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज, ये पहले एक बॉन्ड है आगे वाले, ओके, इसको मिटाई दिया जाए ताकि हमारे लिए और आसानी हो जाए, सीधे ये बन गया। अब आपको क्या करना है, एक बनाना है एक्लिप्स फॉर्म विच इज लाइक दिस, जो सर्कल के बाहर से है लाइन, ध्यान से देखो, और दूसरी फॉर्म जो है वो स्टैगर्ड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको तो हम इजीली बना देंगे, बस क्योंकि समझ आए, मैं बस इसलिए कोई कंफ्यूजन ना, इसलिए डिफरेंट कलर दिखा रहा हूं ताकि आपको दिखे कि ये सर्कल के बाहर से है। ठीक है, दिस इज टू फॉर्म स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स, और ये सभी इथेन का स्ट्रक्चर है, तो ये सभी क्या है, हाइड्रोजन, और इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है 12 किलो जूल पर मोल का। अब आप मुझे एक बात समझाइए, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना और मुझे बताना। ठीक है, ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, क्या मैं इसको बॉन्ड एंगल कह सकता हूं क्या, बोलो। ये एक बॉन्ड है और एक सामने व्हाइट कलर का एक बॉन्ड है, क्या मैं इसको बॉन्ड एंगल कह सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, बॉन्ड एंगल तो दो कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड, शॉर्टेस्ट बॉन्ड के बीच का एंगल होता है। यानी कि आप बोलोगे अरे सर हम जाग रहे हैं, ऐसा सोचो सो रहे हैं, ये जैसे कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं ना, ये बॉन्ड एंगल होता है, ये तो सामने वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तुम बोलोगे ये तो आप ये और इनके बीच का एंगल पूछ रहे हो सर, यानी कि
ये जो कार्बन है ये सर आप इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहे हो, ये तो ऑल्टरनेट बॉन्ड के एंगल है, इन्हें बॉन्ड एंगल नहीं कह सकते। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, शाबाश। यही क्लैरिटी चाहिए, यही अटेंशन, यही फोकस चाहिए। तो फोकस्ड बच्चा बोलता है नहीं नहीं सर दिस इज नॉट बॉन्ड एंगल, तो मैं उसको ऐसे हाईलाइट भी करके बता देता हूँ कि यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल है। और व्हाट इज दिस, तो बोलता है सर दिस इज ऑल्टरनेट बॉन्ड एंगल। बात भी सही है, ये रहा पहला बॉन्ड, ठीक है, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। अब ये तीसरा कुछ भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कुछ भी। तो व्हाट इज दिस, तो बिल्कुल सही, दिस इज ऑल्टरनेट बॉन्ड एंगल। अब ये अच्छा लग रहा है क्या कहते हुए, नहीं। तो ये जो ऑल्टरनेट बॉन्ड एंगल है, केमिस्ट्री में मुश्किल भाषा में इसे कहा जाता है डाईहेड्रल एंगल। क्या कहा जाता है, डाईहेड्रल एंगल। देखूं स्क्रीन पे आया क्या, हाँ, तो दिस इज डाईहेड्रल एंगल, क्लियर। तो यहां पे अगर डाईहेड्रल एंगल पूछे तो कितना है, तो दिस इज 0 डिग्री। यहां डाईहेड्रल एंगल पूछे तो कितना है, तो देखो दिस इज डाईहेड्रल एंगल, दिस इज डाईहेड्रल एंगल, कितना है, दिस इज 60 डिग्री। यानी कि एक 60 डिग्री पे यहां पहुंचेगा और दूसरे 60 डिग्री पे वापस यहीं आ जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्टेबल घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। तो यहां से हमने एनर्जी डायग्राम बनाया, ठीक है, क्या बनाया, इथेन का एनर्जी डायग्राम। तो फटाफट इथेन का एनर्जी डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में बनेगा, हर 60 डिग्री के बाद वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आफ्टर एवरी 60 डिग्री। तो ठीक है, हर 60 डिग्री के बाद रिपीट हो रहा है, तो ओके, तो दैट इज वेरी क्लियर। और ये अच्छी बात है कि अब आपको ये डाईहेड्रल एंगल भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो डाईहेड्रल एंगल भी अपने को समझ आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम बनाया जाए, जो कि बहुत ही आसान है हमारे लिए। और बताइए इसमें गेम भी खेलेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो देखो ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, और ये रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी। तो 0 डिग्री पे कैसी फॉर्म होगी, स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं। 0 डिग्री पे ये फॉर्म होगी, 60 डिग्री पे ये वाली फॉर्म होगी। 60 डिग्री के बाद जब दोबारा 120 डिग्री होगा तो दोबारा से एक्लिप्स फॉर्म होगी, फिर 180 डिग्री पे फिर स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर 240 पे फिर एक्लिप्स होगी, और 360 पे फिर स्टैगर्ड। यही दो फॉर्म चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी। तो ये जो इसका ग्राफ आएगा वो देखो कुछ ऐसा आएगा, 0 डिग्री पे एनर्जी ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, और ये हर बार सही बने तो इसलिए ऐसा कर लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, यहां तक खींच लेता हूं, और ये एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। बस अब बनाते चले जाते हैं। तो ये रहा, नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, और एंगल देख लेते हैं फटाफट फटाफट। तो देखो एंगल पिंक कलर से लिख दूं, चलो येलो से लिख देते हैं। तो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, दिस इज 120 डिग्री, अच्छा 60, दिस इज 120, दिस इज 180, फिर ये जो बीच में मैक्सिमा है दिस इज 240, फिर ये जो मिनिमा है दिस इज 300, फिर ये जो मैक्सिमा है दिस इज 360 डिग्री, ठीक है। अब मैं कहता हूँ गेम खेलते हैं, बड़ा बढ़िया सा गेम है तो मजा आएगा, ठीक है। देखो मान लो कि ये जो डेप्थ है इसमें मैंने बॉल्स डाल दी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स को एजिटेट करूंगा, हिलाऊंगा, तो बोलो क्या होगा। तो देखो ऐसे ही होगा, ये जो बॉल है जब हिलाओगे तो थोड़ी सी ऊपर आके वापस गिर सकती है, फिर थोड़ा सा और हिलाओगे तो ये यहां आके इधर गिर सकती है। लेकिन थोड़ा तेज हिलाएंगे तो क्या होगा, देखो जब हमने इसको बॉक्स जिसमें मार्बल्स थे, उसमें जब बहुत सारे मार्बल्स थे उसको हमने क्या किया, बहुत तेज शेक किया, तो क्या होगा, कुछ बॉल तेजी से ऊपर जाएगी
यहां कुछ टाइम रहेगी, फिर तेजी से नीचे आ जाएगी, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगी यहां पे, और यहां पे तेजी से फिर नीचे आ जाएगी। जितना टाइम वो बॉल यहां पीक पे स्पेंड करेगी उससे ज्यादा डेप्थ पे स्पेंड करेगी। क्लियर है? यही होता है स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म में भी यही होता है। जब रूम टेम्परेचर पे 12 किलो जूल एनर्जी इनको मिल जाती है, ये घूम रहे होते हैं तेज, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपना ये स्टैगर्ड फॉर्म में बिताते हैं। एक्लिप्स में बहुत ही कम, उतना ही कि जस्ट उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा, फिर एकदम से नीचे, फिर थोड़ा सा, फिर एकदम से नीचे बॉल गिर जाएगी। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि बॉल धीरे से ऊपर जाएगी, फिर एकदम से नीचे गिर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी धीरे, फिर एकदम। तो ये जो हाई लेवल पे बॉल का टाइम है स्पेंड बहुत कम, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। वैसे अभी तक तो आज तक नहीं पूछा गया ना नीट में, जेई में, कहीं भी, बट आपको याद रखना चाहिए फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपने को एकदम क्लियर होने चाहिए इसके बारे में। तो देखो अपने को क्या क्या बात क्लियर होनी चाहिए, कुछ स्टार पॉइंट्स हैं जो एकदम क्लियर होने चाहिए। जैसे हमें ये पता है कि स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स, बट स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स का ये मतलब नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे सिर्फ कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, स्टैगर्ड। रूम पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं, एक फिक्स होगा और एक ऐसे फिक्स होगा और एक ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, इस टाइप से क्या करेगा वो, रोटेट। तो यू कैन से स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी किससे, एक्लिप्स से। बट एट रूम टेम्परेचर बोथ फॉर्म एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करती है। लेकिन वो जो परसेंटेज टाइम है ना, अब जैसे आप खुद सोचो, आपसे मैं बोलूं कि मैंने इधर बॉल्स डाली हैं और उसे शेक कर रहा हूं, बताओ बॉल ऊपर रहेगी या नीचे, आप बोलोगे ऊपर नीचे दोनों रहेगी। लेकिन आपसे कोई पूछे कौन सी बॉल ज्यादा टाइम ऊपर ज्यादा टाइम रहेगी या नीचे, तो आप बोलोगे ऊपर रहेगी कम टाइम के लिए, नीचे तेजी से आएगी तो ज्यादा टाइम के लिए। तो ऐसा आप बोल सकते हो। तो यू कैन से टाइम स्पेंट ऑन हायर एनर्जी लेवल इज लेस। जो हायर एनर्जी लेवल है उस पे जो टाइम स्पेंड है वो कम है। ठीक है, एनर्जी कहां गई, हायर एनर्जी इज लेस। आ गई एनर्जी आ गई, एक साथ डबल एनर्जी आई। ठीक है, तो ये आपको समझना है। सेम यही स्ट्रक्चर प्रोपेन के लिए बनेगा, यस और नो। हाँ देखो जरा, अब मुझे लगता है कि आप प्रोपेन बड़ी जल्दी समझ जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप नहीं समझना तो प्लीज कमेंट बता देना, क्योंकि अपना पर्पस तो बस समझाना है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो दूसरा वीडियो बनाएंगे और अलग तरीके से समझाने के लिए। पर्पस है समझाना। तो ये स्ट्रक्चर है। अब मैं इसकी कॉपी कर देता हूं। अब देखो, अब यहां पर मैं प्रोपेन, मैं सीधे फॉर्म बनाता हूं कौन सी, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, क्या कर रहा हूं, ठीक है, बोल रहा हूं एक्लिप्स 4 बन रही स्टैगर्ड। तो देखो यहां जो पीछे वाला कार्बन है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो आगे वाला कार्बन है उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और एक बल्कि ग्रुप जुड़ा है मिथाइल, जिसका दायरा बड़ा है, रिपल्शन ज्यादा करेगा। तो अब खुद सोचो कि जब ये मिथाइल ग्रुप यहां घूमेगा तो 60 डिग्री पे होगा तो हर बार ये, ठीक। तो फिर मेरे को लगा कि ऐसा करते हैं, ये बना ही देते हैं एक्लिप्स फॉर्म में। तो दिस इज एक्लिप्स, दिस इज एक्लिप्स एंड दिस इज एक्लिप्स। तो ये एक्लिप्स फॉर्म हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप आराम से समझ सकते हैं कि इधर मिथाइल और हाइड्रोजन में रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि ग्रुप बल्कि है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्शन कम थी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्शन कम थी, लेकिन हाइड्रोजन और मिथाइल में वैंडरवाल स्ट्रेन ज्यादा होगा। इसकी वजह से इनका इंटरकन्वर्टिबल एनर्जी डिफरेंस, इनका इंटरकन्वर्टिबल एनर्जी डिफरेंस हो जाता है 14 किलो जूल पर मोल। बट एनर्जी डायग्राम वही रहता है, ठीक है, एनर्जी डायग्राम सेम रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। किस केस में, इन केस ऑफ, यू कैन से इन केस ऑफ प्रोपेन। तो दिस इज द कर्व 60
180 दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फटाफट बना देता हूं डिफरेंस कि ये है हायर एनर्जी, ये है लोअर एनर्जी। ओहो, ठीक है, तो हायर एनर्जी लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी। अब एंगल्स भी फिक्स हैं और इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस भी फिक्स है कि ये जो लोअर और हाई एनर्जी के बीच का गैप है 14 किलो जूल, रूम टेम्परेचर पे कौन सा एग्जिस्ट करेगा? बोथ। इतनी एनर्जी मिल जाती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ऑल्सो यू कैन से दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। 60 पे एक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड है, मतलब मैं शुरू कर रहा हूं एक्लिप्स से, सीधी बात है ये। क्योंकि सर आप बोलो कुछ भी शुरू, बिल्कुल सही बात है, शुरू तो कुछ भी कर ले, लेकिन हम एक्लिप्स से शुरू कर रहे हैं। फिर 120 डिग्री, 180, मैक्सिमा एट 240 डिग्री, मिनिमा एट 300 डिग्री एंड 360। तो ये समझ आया, एवरी मैक्सिमा रिप्रेजेंट हायर एनर्जी लेवल, एवरी मिनिमा रिप्रेजेंट लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर इथेन एंड प्रोपेन। अब चलते हैं ब्यूटेन पे। लेट्स ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, और समझते हैं और कि क्या क्या पॉसिबिलिटी वहां है, और बहुत ही ध्यान से देखना है। तो हम क्या करेंगे, एक को रखेंगे फिक्स और बाकी को करेंगे मूव। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये इसको कर देते हैं फिक्स। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए, यस। अब आपको एक को फिक्स रख के बाकी सबको रोटेट करते जाना है और सोचते जाना है। लेकिन सब कुछ सोचने से पहले तो ये सोचना है कि सोचते कैसे हैं। तो देखो जरा, मैं आपसे बोलूंगा दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। यहां पर क्योंकि सिंगल बॉन्ड है एंड सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड होता है, हमने पढ़ा है सिग्मा बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में कि इन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इज अलाउड, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हो सकती है। इसलिए एल्केन्स क्या शो करते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर पाई बॉन्ड होता जो कि ऐसे साइडवेज ओवरलैप होती है, वहां पे नहीं होता, क्योंकि वहां एक घूमता ना ऐसे टूट जाता। ठीक है, तो वी कैन से कि ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, एंड सिग्मा बॉन्ड में होता है हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप होने की वजह से एक मॉलिक्यूल ऐसे रह के वो बॉन्ड रोटेट कर सकता है। इसको बिल्कुल वैसे समझिए, हेड टू हेड ओवरलैप का एग्जांपल जैसे पेन और कैप का है, तो कैप और पेन के बीच में हेड टू हेड ओवरलैप है और वो मूव कर सकता है पेन उसके अंदर, या कैप मूव कर सकती है। ऐसा ही है कि सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप है एंड दे कैन रोटेट। ओके, तो यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, नंबर लिखने वाले हैं 1 2 3 4। रोटेशन सबके बीच में पॉसिबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन इस सिमेट्रिकल के बीच में सबसे ज्यादा रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है और यहाँ पे हम डिफरेंट कंफर्मेशन ऑब्जर्व कर पाएंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि आप ये सोचो, इथेन के कितने कंफर्मेशंस होते हैं और प्रोपेन के कितने कंफर्मेशंस होते हैं, फिर हम सोचेंगे कि इधर ब्यूटेन के कितने कंफर्मेशंस होंगे। ओके, तो अब आप देखिए एन ब्यूटेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो शुरू कहां से करेंगे, शुरू करेंगे एक्लिप्स फॉर्म से। एक्लिप्स मतलब मैंने सोचा ये आगे हाइड्रोजन है, ये आगे हाइड्रोजन है और ये मिथाइल। ठीक है, यानी ये मैंने कौन सा कार्बन बनाया है, सेकेंड। ध्यान दो, ये सेकेंड कार्बन बनाया है, ध्यान से देखना, ये है सेकेंड कार्बन। ध्यान से सोचो, ये जो सेकेंड कार्बन है किससे जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप से। ठीक है, समझना इस बात को कि ये किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से और मिथाइल ग्रुप से। ऐसे ही आपको सोचना है कि ये जो कार्बन है ये क्या हुआ है, ये भी 2 हाइड्रोजन से और 1 मिथाइल से। तो मैं एक सेकंड ड्रॉ कर रहा हूं और एक थर्ड ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने सेकंड ड्रॉ किया और मैंने बोला कि हाँ भाई वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि मैं ड्रॉ करूं एक्लिप्स। तो मैंने एक्लिप्स ड्रॉ किया, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि थोड़ा क्लियरली तुम्हें नजर आए। यहां डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री है,
यानी ऑल्टरनेट बॉन्ड एंगल 0 डिग्री। तो ये भी समझना, क्योंकि जेई में ये क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो इसलिए तुम्हें उसका आइडिया बहुत ढंग से होना चाहिए, सारी डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, दिस इज H, दिस इज CH3 एंड दिस इज H। ठीक है, वैसे मेरे को रेफरेंस तो मिथाइल का लेना चाहिए था ऊपर, है ना, तो मैं ऐसे करता हूं, ऊपर मिथाइल का ले लेता हूं, CH3, इसको कर देते हैं H और इसको कर देते हैं CH3। तो एक मिथाइल ग्रुप ये है और दूसरा CH3, ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा भेदभाव कर लेना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, 60 डिग्री रोटेट, आप बताना क्या हो रहा है। ठीक है, अब जब 60 डिग्री रोटेट होगा तो क्या होगा, यहां आ जाएगा मिथाइल ग्रुप में, पीछे वाला रोटेट कर रहा हूं, आगे वाला फिक्स रख रहा हूं, समझ गए ना आप। ये आगे ऑरेंज मैंने फिक्स रखा है, पीछे वाला मैंने क्या किया है, रोटेट। तो जैसे ही मैंने ये रोटेट किया 60 डिग्री, तो मुझे क्या मिला, 60 डिग्री रोटेशन पे अब ये तो फिक्स है, आगे वाला बॉन्ड क्या है, फिक्स, तभी तो रोटेशन नजर आएगी। आगे वाला बॉन्ड है फिक्स और पीछे वाला रोटेट कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है पीछे वाला, ये घूमेगा तो फिर 60 पे आएगा, फिर वापस। ठीक है, अब यहां पर दूसरा जो पीछे वाला है वो घूमता हुआ CH3 इधर आ गया, ये H इधर और ये H इधर। 60 डिग्री के बाद एक्लिप्स के बाद बनी स्टैगर्ड फॉर्म। फिर हमने कहा ऐसा करते हैं, फिर 60 डिग्री रोटेट करो। ठीक है, आसान है हमारे लिए 60 डिग्री रोटेट। अब 60 डिग्री फिर रोटेट किया तो देखो ध्यान से, ये मिथाइल ग्रुप हम क्लॉकवाइज रोटेशन मांग रहे हैं, तो ये घूमता हुआ इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल। अब आप देखो मुझे, मैं इतना बल्कि हूं कि मेरे सामने एक बियर भी आ जाए भालू, तो अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं तब भी दिखूंगा, हाँ मैं उसके सामने आ गया तो वो नहीं दिखेगा। तो यहां हमें समझ आया कि अगर साइज डिफरेंस होगा तो पीछे वाला ग्रुप दिखेगा, यानी कि मुझे कोई कवर नहीं कर सकता है, चाहे कोई मेरे आगे पीछे, हाँ मैं किसी के आगे आ जाऊं तो मैं उसे पूरा कवर कर लूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक छोटा ग्रुप और मिथाइल बड़ा ग्रुप, तो हाइड्रोजन कवर ना कर पाएगा उसे, तो वो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो भी एक्लिप्स बनेगा। लेकिन इस पहले और इस तीसरे स्ट्रक्चर में क्या फर्क होगा, फर्क होगा कि ये जो मिथाइल है, ये यहां आ चुका है, यहां। ठीक है, तो सारी पोजीशन थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो गई है वही। तो यहां आ गया हाइड्रोजन, यहां आ गया मिथाइल और यहां आ गया हाइड्रोजन। हम कहते हैं फिर 60 डिग्री रोटेट करो, तो वक्त आ गया है फिर 60 डिग्री रोटेट करो। अब क्लियर है, जब मैं इसे घुमा के नीचे की तरफ लाऊंगा तो यहां बीचों बीच ऊपर वाले मिथाइल के एकदम अपोजिट में एक और स्टैगर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और अब ये ग्रुप घूम के आ चुका है कहां, एकदम अपोजिट, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यानी कितने डिग्री एंगल घूम चुका है, 60, 120 एंड देन कहां घूम के आ चुका है, 180 डिग्री रोटेशन हो चुका है। ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन हो चुका है, फिर घुमाओ 60 डिग्री। तो बच्चों देखो, अब आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, फिर 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन के पीछे चला जाएगा, यानी कि फिर से एक्लिप्स फॉर्म क्रिएट होगी, फिर से एक्लिप्स फॉर्म क्रिएट होगी। यहां बना तो दिख रहे, तो जब फिर से क्रिएट होगी तो अब क्या फर्क आ रहा है, बस ये मिथाइल इधर आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम। अरे मिथाइल में मी लिखना था, मैंने EM लिख दिया है। ठीक है, तो दूसरे कलर से लिख दिया जाए। अब फिर क्या करेंगे, फिर 60 डिग्री रोटेट करेंगे, कहानी चलती जाएगी। जब दोबारा 60 डिग्री रोटेट किया, अब ये मिथाइल घूम के आ जाएगा बीच में, यानी कौन सी फॉर्म क्रिएट होगी, तो यू कैन से यस इट विल गोइंग टू क्रिएट अगेन स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म तो क्रिएट होती चली जा रही है, बहुत सारी स्टैगर्ड फॉर्म क्रिएट होती चली जा रही है। एक स्टैगर्ड फॉर्म ये रही, एक ये रही और एक ये, बट फर्क तो है,
क्या फर्क है इस बार आ गया मिथाइल यहां और हाइड्रोजन यहां। फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, तो फिर 60 डिग्री अगर रोटेट कर दिया जाएगा तो कहानी वहीं आ जाएगी जहां से शुरू हुई थी। और जब कहानी जहां से शुरू हो वहीं आ जाए उसे बोलते हैं 360 डिग्री चेंज। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स के कुछ कुछ नाम लिख देने चाहिए। जैसे अब मैं इसका नाम लिख दूं तो इसका नाम हो जाएगा स्टैगर्ड, बट सारे ही स्टैगर्ड है तो कुछ तो चेंज चाहिए। ठीक है, कुछ चेंज करते हैं। तो इसका नाम रख देंगे स्क्यू और गॉज। फिर पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्यू एंड गॉज, हम बोलेंगे स्पेलिंग का ही फर्क है, बाकी पर्यायवाची। अच्छा, यानी कि जब मिथाइल मिथाइल 60 डिग्री पे है तो क्या बोलेंगे उसे, स्क्यू या गॉज। अच्छा, व्हाट इज दिस, ये एक्लिप्स है लेकिन एक ग्रुप बल्कि होने की वजह से पार्शियली एक्लिप्स है क्योंकि सब फुल्ली कवर नहीं कर रहे। ठीक है, दिस इज अनदर स्टैगर्ड फॉर्म, लेकिन मिथाइल मिथाइल 180 डिग्री पे है तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज एंटी। जब एक मिथाइल और दो मिथाइल के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, कौन सा एंगल है, बॉन्ड एंगल नहीं, ऑल्टरनेट बॉन्ड एंगल। ऑल्टरनेट बॉन्ड एंगल इज कॉल्ड एज डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, फिर ये 60। अब फिर फॉर्म आ गई पार्शियली एक्लिप्स। बार बार कैसे लिखेंगे तो समझ जाना, पी का मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये पार्शियली एक्लिप्स है। फिर 60 डिग्री रोटेट हुआ, मिथाइल मिथाइल साथ साथ हैं तो दे आर स्क्यू और गॉज, और फिर वापस फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। क्या आप खुद से नहीं सोच पाओगे, क्या आप खुद से नहीं सोच पाओगे कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ है? तो मुझे लगता है यस, आप सोच पाओगे, आप सोच पाओगे और सोच के आप मुझे बताओगे कि सबसे ज्यादा रिपल्शन है, सबसे ज्यादा रिपल्शन पिंक कलर से लिखेंगे, फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म में सबसे ज्यादा रिपल्शन है जिसकी वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद उससे जस्ट थोड़ी सी कम रिपल्शन है पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म में, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं है। उससे कम रिपल्शन है स्क्यू और गॉज फॉर्म में। ठीक है, स्क्यू और गॉज। और लीस्ट रिपल्शन है एंटी में। क्यों? यहां दो बड़े बड़े ग्रुप मिथाइल हैं, अगर इतनी दूर पे भी है, मिथाइल का दायरा बड़ा है तो रिपेल तो करेगा ही, लेकिन इधर मिथाइल बहुत दूर है तो इनका दायरा बड़ा हो फिर भी रिपल्शन स्क्यू के कंपैरिजन में जो यहां और यहां है क्या होगी, लेस। तो मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म इज फुल्ली एक्लिप्स्ड एंड लीव। तो यहां पे हमें समझ आया दिस इज एनर्जी ऑर्डर। क्या तुम खुद से स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं समझ गए? यस, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका रिवर्स होगा। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया जाए, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस ब्रेन में विजुअलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विजुअलाइजेशन कि कौन सा कैसे है और कौन सी एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे दिस एक्सिस रिप्रेजेंट एंगल ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस रिप्रेजेंट करती है क्या, एंगल ऑफ रोटेशन, और ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है क्या, एनर्जी। और आपको बहुत क्लियर पता है कि जब ये पूरा एक 360 डिग्री का चेंज होगा, दो बार पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म आएगी और दो बार स्टैगर्ड यानी स्क्यू फॉर्म आएगी और एक बार एंटी फॉर्म आएगी, यानी ये 4 एनर्जी लेवल आएंगे। और वो 4 एनर्जी लेवल अगर हम पहले ही बना दे तो डायग्राम दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हाई एनर्जी किसकी होगी, हाईएस्ट एनर्जी होगी फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म की। उससे कम एनर्जी किसकी होगी, तो यू कैन से पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म की। फिर सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो यू कैन से सबसे कम एनर्जी होगी एंटी की। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो यू कैन से स्क्यू की। ठीक है, ये 4 एनर्जी लेवल बना दिए। अब हम उसी फॉर्म में सोचेंगे। तो कहानी शुरू होगी 0 डिग्री से।
और देखो चलते हैं और समझते हैं। तो मैं अपने दिमाग में मैं ऐसे बोलूँगा 5 4 3 2 1 फोकस। मैंने अपने दिमाग में रख लिया 60 पे आएगा स्क्यू, फिर 60 पे एक्लिप्स पार्शियली, फिर 60 पे एंटी, फिर 60 पे पोटेंशियल, फिर 60 पे स्क्यू और फिर 60 पे फुल्ली एक्लिप्स। ये मैंने अपने दिमाग में चार्ट रख लिया है। अब मैंने शुरू करा बनाना। दिस इज फुल्ली एक्लिप्स। 60 डिग्री पे मैं आया स्क्यू फॉर्म पे, फिर अगले 60 डिग्री पे मैं पहुंचा पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म पे, फिर अगले 60 डिग्री पे मैं पहुंचा एंटी फॉर्म में, फिर उसके अगले 60 डिग्री पहुंचा मैं पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म पे, फिर अगले 60 डिग्री पे पहुंचा मैं क्यू पे, फिर अगले 60 डिग्री पे पहुंचा मैं फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म पे। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। ये मैंने बहुत ही स्ट्रेट बनाया है, तुम्हें दिख भी रहा होगा, ठीक है, बट तुम समझ जाओगे। तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है मोस्ट और लीस्ट के बीच का, वो 18 किलो जूल है, ठीक है। तो ये रोटेट करते चले जाते हैं। तो यू कैन इजिली से कि 60 डिग्री पे हमारे पास कौन सी फॉर्म है, पार्शियली एक्लिप्स, ओ सॉरी स्क्यू, और 120 डिग्री पे हमारे पास कौन सी फॉर्म है, पार्शियली एक्लिप्स। फिर एंटी फॉर्म है 180 डिग्री पे, फिर देखो 240 डिग्री पे हमारे पास फिर से पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म आ गई, फिर हमारे पास 300 डिग्री पे स्क्यू फॉर्म आई या गॉज, एंड देन एक्लिप्स। तो विच इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? तो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है एंटी, उससे कम स्क्यू या गॉज फॉर्म कह सकते हैं, और उससे कम स्टेबल कौन है, यू कैन से पार्शियली एक्लिप्स, एंड लीस्ट स्टेबल फॉर्म है फुल्ली एक्लिप्स। उसमें सबसे ज्यादा तो एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। तो फुल्ली एक्लिप्स की एनर्जी सबसे क्या है, ज्यादा है, और स्टेबिलिटी सबसे कम। तो टिल हेयर हमने ऑलमोस्ट सारी थ्योरी कवर कर ली है, एंड अब जितना सीखा है उसे अप्लाई करके देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कि जो हमने सीखा है क्या हम उसे सही अप्लाई कर पाएंगे, या हमने उसे सही कॉम्प्रिहेंड किया है या नहीं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, आप बताइए कि कितने कन्फर्मर्स होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, फर्स्ट आपको बताना है इन इथेन, आप बताइए इथेन में कितने कन्फर्मर्स हैं, फिर उसके बाद आप बताइए प्रोपेन में कितने कन्फर्मर्स हैं, एंड उसके बाद आप बताइए ब्यूटेन में कितने कन्फर्मर्स हैं, ठीक है। आफ्टर दैट चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसा लगता है इथेन में दो फॉर्म है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स, प्रोपेन में भी दो पड़ी है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स, और ब्यूटेन में चार पड़ी है, स्टैगर्ड, फुल्ली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स और गॉज। तो मैं आपको ये बोलूंगा यहाँ पे कि आपको ये ध्यान रखना है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, कभी भी क्वेश्चन आए तो ये वो फॉर्म थी जिन्हें हम सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे, लेकिन हर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 डिग्री पे एक नया कन्फर्मर बन रहा था लाइक दिस, ठीक है, क्लियर है। एक नया कन्फर्मर पे हर एंगल पे क्या है, एक नया कन्फर्मर बन रहा है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 11, मतलब स्मॉल से स्मॉल एंगल्स पे ऐसा हो रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, तो इन सभी में नंबर ऑफ कन्फर्मर्स होंगे इनफाइनाइट, मींस हमारा आंसर 2, 2 या 4 क्या होगा, इनकरेक्ट। हाँ, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाए कि विच इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, ठीक है, अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा, तब आपको आंसर देना है जो आपने सीखा है, ठीक है। तो इथेन में मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा, तो वी नो स्टैगर्ड इज मोस्ट स्टेबल देन एक्लिप्स, ठीक है। फिर पूछेंगे प्रोपेन में मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा। तो क्लास में जैसे बच्चा मेरे से ये वाला डाउट बहुत पूछता है कि सर यहाँ पे मैं कौन सा रोटेशन देखूं, ठीक है, विच रोटेशन। तो मैं बोलूंगा देखो इधर तो आप कोई भी देख सकते हो, कोई भी, लेकिन दोनों में दो ही पॉसिबल है,
ईदर स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड। तो व्हाट यू कैन से कि वो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी जहां क्या होगा, स्टैगर्ड। तो ये भी स्टैगर होना चाहिए, ये भी स्टैगर्ड होना चाहिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, C1 और C2 कार्बन के बीच की कॉन्फ़िगरेशन भी स्टैगर्ड होनी चाहिए, C2 एंड C3 कार्बन के बीच की भी कॉन्फ़िगरेशन स्टैगर्ड होनी चाहिए। इसलिए हमने आंसर सिंपली स्टैगर्ड लिख दिया है। ओके, सेम वे एन ब्यूटेन। तो देखो अब हमें ये तो समझ आ गया कि टर्मिनल पे CH3 है तो दो ही फॉर्म बनी है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। तो अब हम हमेशा उस फॉर्म से रिलेट करेंगे जो डिफरेंशिएट करेगी। जैसे अब ये एन ब्यूटेन है, अब एन ब्यूटेन में दैट इज वेरी क्लियर कि CH3 CH2 CH2 CH3 एंड ऑब्वियस है, हम मना नहीं कर रहे हैं, रोटेशन सभी के बीच में हो सकती है। मतलब रोटेशन कैन टेक्स प्लेस बिटवीन C1 कार्बन C2 C3 C4, मतलब रोटेशन कैन टेक्स प्लेस बिटवीन C1 एंड C2 कार्बन। ठीक है, C2 और C3 कार्बन के बीच में भी रोटेशन हो सकती है और C3 और C4 कार्बन के बीच में भी रोटेशन हो सकती है। तो ये आपको बहुत ज्यादा समझना है। वैसे मैं बोलूंगा कि जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं खुद से जरूर ड्रॉ करके देखना, सभी के बीच में रोटेशन पॉसिबल है। और ऊपर वाले CH3 वाले एग्जांपल से हम समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल। बट जब C2 और C3 होता है तो हमने देखा स्टैगर्ड फॉर्म 3 थी। ठीक है, कितनी स्टैगर्ड फॉर्म थी हमारे पास, वी हैव 3 स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी थी, 2 बार तो स्क्यू फॉर्म मतलब गॉच फॉर्म आ रही थी 2 बार, और 1 बार एंटी फॉर्म आ रही थी। तो ये सारे स्टैगर्ड के फॉर्म थे। तो व्हाट यू कैन से मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी थी, एंटी। तो इसलिए हम सीधे लिख देंगे एंटी फॉर्म, और ये दोनों क्या होंगे साथ में, स्टैगर्ड है, दैट इज अंडरस्टूड, मतलब ऑब्वियस लेके हम इसको चल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए इसी से रिलेटेड कि वाई, आप रीजन भी बताइए। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट रीजन भी मेंशन करिए, वाई स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल क्यों है एक्लिप्स फॉर्म से, वाई स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, अब इसका अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो देखो, मैं चाहता हूं कि अभी भी आप 3 रीजन लिख दो सोच के। तो मैंने डिस्कस ही किया, देखो हमने डिस्कस किया सबसे पहला एक स्ट्रेन होता है स्टीरिक स्ट्रेन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैन डर वाल्स स्ट्रेन। तो ये स्टीरिक स्ट्रेन स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम होता है, क्योंकि जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है उसमें आमने सामने ना होके थोड़ा सा ऐसे होते हैं। ऐसे होने की वजह से जो बल यहां ग्रुप होगा उनके बीच में रिपल्शन थोड़ा सा कम होगा। तो स्टीरिक स्ट्रेन लेस होती है इसमें, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर दूसरा क्या था हमारा, टॉर्शनल स्ट्रेन। तो जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो भी लेस होता है किसमें, स्टैगर्ड फॉर्म में। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या था, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये एक एलिमेंट है ऊपर इमेजिन कर लो, और ये कार्बन से बना हुआ है, ऐसे ये कार्बन से ये बॉन्ड पेयर बना हुआ है। अब अगर ये आमने सामने है तो डिस्टेंस मिनिमम है, ये रिपल्शन ज्यादा है, लेकिन अगर ये ऐसे हो गया तो रिपल्शन कम हो गया, तो ये टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो गया। तीसरा हमने क्या डिस्कस किया था, तो थर्ड हमने डिस्कस किया था कि जो इंटरेक्शन है, क्या रिवाइंड कर पा रहे हो, इंटरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और देखो जब भी मैं लिख रहा हूं ना बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड बनाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो ऑब्वियस है मैं लिखूं या नहीं लिखूं आप समझ जाना कि वो फिल्ड होगा। तो इंटरेक्शन ऑफ फिल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद, किसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा, तो यू कैन से विद एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये इंटरेक्शन ज्यादा है किसमें, स्टैगर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। ये रहा तीसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया, हेलो, हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि
ये जो है ये दिख रहा है दूर, बट एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड पेयर है, ये इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से क्या कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन, ये फॉर्म कौन सी है देखो, तो कौन सी फॉर्म है, तो दिस इज व्हाट यू कैन से दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में ही ये होगा, एक्लिप्स में नहीं होगा, बल्कि एक्लिप्स में तो रिपल्शन हो जाएगी कि वो बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर सामने रिपेल करने लगेंगे। तो ये 3 इंटरेक्शन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि आप डाइहेड्रल एंगल बताइए कि कितना डाइहेड्रल एंगल है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड ड्रॉ कर देंगे हम सामने कि ये रहा एक कंपाउंड, और जो पीछे आगे वाला कार्बन है तो आगे वाले कार्बन को हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो डॉट समझ ही लेना, ये रहा डॉट वाला कार्बन जो आगे है। ठीक है, और जो पीछे है वो सर्कल वाला कार्बन है, तो ये उसका एंगल पीछे है, सर्कल वाले कार्बन को ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल, तो मैं आगे वाले हाइड्रोजन को लिख देता हूं H1, H2 और H3। ठीक है, और ये जो पीछे वाला कार्बन है सर्कल वाला, आगे वाला कार्बन तो ये डॉट वाला है, और जो पीछे वाला कार्बन है सर्कल वाला, वो जिससे कनेक्टेड है वो है हमारा HA, HB और HC। तो मुझे तो पहले ये बताइए व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल किसके बीच में होगा, H1 और H2 के बीच में होगा या H1 और HA के बीच में होगा। मैं सारी पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं, आप बताना कि क्या है। H1 और HA, फिर H1 और H3, फिर H1 और HB, फिर H1 H2 हो गया, H3 हो गया। ठीक है, H1 एंड HC। बताइए इसमें से कौन सा डाइहेड्रल एंगल। तो देखो ये तो हम समझ ही चुके हैं कि H1 और H2 आर कॉन्जिक्यूटिव, एक एलिमेंट से कनेक्टेड 2 बॉन्ड है, तो कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड के बीच का एंगल तो बॉन्ड एंगल है। तो H1 और H2 इज बॉन्ड एंगल, H1 और H3 इज बॉन्ड एंगल, H1 H2 और H1 H3 बॉन्ड एंगल है। हाँ, H1 कार्बन और ध्यान से देखना, H1 ये कार्बन, इसके पीछे कार्बन और ये, दिस इज डाइहेड्रल एंगल। ऑल्टरनेट बॉन्ड वाले एंगल डाइहेड्रल एंगल। फिर दिमाग में आता है H1 और ये पीछे HC, क्या ये भी डाइहेड्रल एंगल होगा? यस, ये भी डाइहेड्रल है, लेकिन मैंने ड्रॉ इसे बॉन्ड एंगल की तरह कर दिया। थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलता हूं, यहां फिर ये पीछे गया और यहां ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेम वे H1 आगे वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन, फिर ये ऐसे, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास समझ आया कि यस 3 डाइहेड्रल एंगल पॉसिबल। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि H1 और H2 के बीच का बॉन्ड एंगल, H1 और HA का बॉन्ड एंगल क्या है? तो इट इज वेरी क्लियर, ये तो 0 डिग्री है। ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई चैलेंज नहीं आएगा। फिर पूछे H1 और HC के बीच का, तो देखा जाए 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, और क्योंकि ये एक्लिप्स फॉर्म है तो सबने 3 बॉन्ड नहीं काटा हुआ ऐसे, यानी 120 डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल? 120 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? 120। अभी तक नीट में तो नहीं पूछा, बट हाँ जेई ने डाइहेड्रल एंगल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, जैसे जेई जैसा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहां पे अगर हम डिस्कस करें तो जेई ने क्या बोला है कि चलो अब आप ऐसा करो, मुझे डाइहेड्रल एंगल बता दो। ठीक है, तो अब डाइहेड्रल एंगल उन्होंने पूछा कि, तो अब लेट्स ड्रॉ, तो हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब ये बता रखा है कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 21 डिग्री। कितना है एंगल? 21।
या आई गेस शायद 29 था, ठीक है 29, चलो हाँ हम तो सीख रहे हैं, कुछ भी मान लेते हैं, 23 डिग्री मान लेते हैं कि एंगल कितना है 23। तो अब जो ये मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की है उसको कुछ नाम दे देते हैं, कि इसको नाम दे दिया हमने HA, HB और HC, ठीक है। तो आप बताइए मुझे व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल, आप डाइहेड्रल एंगल बताइए, और वो डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, H1 और HC के बीच का, फिर दूसरा होगा H1 और HB के बीच का, फिर तीसरा होगा H1 और HA के बीच का। तो समझते हैं इसको। तो देखो अगर हमें डाइहेड्रल एंगल की अंडरस्टैंडिंग है तो हमें एक चीज तो क्लियर है, बड़े ध्यान से देखना, ये एंगल 120 है, ये 120 है, ये 120, ये तो बॉन्ड एंगल 120 है। और अगर ये 23 डिग्री है तो ये भी 23 डिग्री होगा, ये भी 23 डिग्री होगा। अब मुझे पहला एंगल निकालना है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, लेट से ये मैंने लिया ग्रीन कलर। तो पहला एंगल मुझे निकालना है H1 और A के बीच का, तो वो तो यही हो गया। तो H1 और A के बीच का एंगल कितना हो गया 23, क्योंकि देखो ये आप समझ पा रहे हो ना कि ये जितना इधर होगा बाकी के तीन भी उतने ही एंगल पे होंगे, ये समझ पा रहे हो सभी, क्योंकि तीनों 120 पे होते हैं, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आप मान लो कि 120 का एंगल है, ऐसा मान लो। अब ये जरा सा जितना ये मिडिल फिंगर के इधर होगा उतना ही इधर एंगल चेंज आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को। तो अगर ये 23 आ गया तो ये भी 23 आ गया, ये भी 23, तो डाइहेड्रल एंगल बिटवीन H1 एंड HA इज 23 डिग्री। और अगर डाइहेड्रल एंगल पूछा है H1 और HC के बीच में तो वो कितना होगा, ध्यान से सुनना। अब ये ऑरेंज कलर वो होगा, ये ध्यान से देखो, दिस इज H1 एंड HC डाइहेड्रल एंगल। तो ये तो क्लियर है कि यहां तक का एंगल 120 डिग्री है, फिर उसके बाद 23 डिग्री और ऐड हो गया, तो कितना हो गया बताओ बच्चों। तो इट बिकम्स H1 और HC के बीच का एंगल हो गया 120 प्लस 23 डिग्री, यानी कि 143 डिग्री। नेक्स्ट इज H1 और HB के बीच का एंगल, H1 एंड HB के बीच का एंगल, H1 और HB के बीच का एंगल ये है, ठीक है। दिस इज द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन H1 एंड HB। अब ये कितना होगा, तो आई गेस ये भी समझ आ गया कि H1 और H2 तो 120 होता है और ये एंगल 23 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल कितना है 23 डिग्री, सेम ही होगा। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 23 डिग्री। तो दिस इज डाइहेड्रल एंगल। मैं चाहता हूं इसको समझ लो, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार किया हो एग्जाम में हो जाता है, नहीं तो एक्चुअल में क्या है, देखो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता, बस आपको एक चीज की प्रैक्टिस करनी है, अनसीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करनी है साल भर, जो हमने नहीं देखा है। अब क्या होता है कि हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि देखा हुआ क्वेश्चन आता है खुश हो जाते हैं, और इस वीकनेस को ओवरलुक कर देते हैं कि अनसीन क्वेश्चन पे दिमाग ही नहीं चल रहा। तो ये क्वेश्चन जब पहली बार आया कंसेप्ट पता होगा, लेकिन अनसीन होने की वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से कुछ कुछ बच्चों से गलत हुआ है। तो अनसीन क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करने की हैबिट डालनी है आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है, आप बताइए विच फॉर्म एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आप बताओ मुझे कि इन केस ऑफ इथेन रूम टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, इन केस ऑफ प्रोपेन रूम टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, एंड इन केस ऑफ ब्यूटेन रूम टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो व्हाट यू कैन से कि रूम टेम्परेचर पे इन तीनों में कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, बताओ। यहां स्टैगर्ड या एक्लिप्स, यहां बताओ स्टैगर्ड या एक्लिप्स, यहां बताओ गॉच या एंटी। तो आंसर इज बोथ, यहां पे दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, एक्लिप्स एज वेल एज स्टैगर्ड फॉर्म एग्जिस्ट करेगी।
यहां भी दोनों एग्जिस्ट करेगी, जिन्होंने आंसर दिया है गुड। यहां पर चारों फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ऑल। क्योंकि जो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस है ना वो बहुत ही कम है। इवन 77 किलो जूल पर मोल तक भी एक रोटेशन हो सकता है 1 सेकेंड में मॉलिक्यूल के बीच में। और जहां पे 5 किलो जूल 12 एनर्जी, वहां तो थाउजेंड्स ऑफ रोटेशन 1 सेकेंड में हो जाती है मॉलिक्यूल के बीच में, इतनी तेज रोटेशन हो रही होती है। तो रूम टेम्परेचर पे सारी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, सारी। बस मैंने तुम्हें बताया कि जैसे जब वो होगा स्टैगर्ड में तेजी से रिपल्शन की वजह से यहां तेजी से जाएगा, धीरे धीरे घूमेगा, फिर यहां तेजी से जाएगा, धीरे धीरे घूमेगा, फिर इस तरीके से रोटेशन होगी। समझ रहे हो कि जैसे क्या होगा कि पहले यहां धीरे से, फिर तेजी से यहां रोटेट करके, फिर 1 मिनट यहां से लेके यहां तक धीरे, फिर तेजी से घुमा, फिर यहां से धीरे, फिर नीचे से तेजी, ऐसे चलेगा। ऊपर धीरे, फिर नीचे से, फिर धीरे, ऐसे चलता जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है, ऐसे रोटेशन होती है। ठीक है, जहां एनर्जी ज्यादा है वहां थोड़ा सा रेट क्या हो जाएगा, स्लो, लेकिन इतनी तेज है कि वो इतना डिफरेंशिएट बस स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही हो पाता है। ओके, तो ये भी समझ आ गया कौन सी फॉर्म रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक नीट में तो नहीं आया, बट हाँ जेई में पूछा गया है कि आप बताइए ग्लाइकोल की कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। विच फॉर्म ऑफ ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो अब अगेन ग्लाइकोल में भी दो ही फॉर्म बनेगी। ठीक है, एक एक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। तो मान लेते हैं एक कार्बन आगे है। ठीक है, तो एक कार्बन हमने आगे ड्रॉ किया और उससे हमने जोड़ दिए 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। ठीक है, तो OH मैं ऊपर जोड़ रहा हूं और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। और मुझे लग रहा है कि अब मुझे इस चीज में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है आपको बताने के लिए कि डायरेक्ट मैं स्टैगर्ड ही बना देता हूं। ठीक है, अब जब मैं स्टैगर्ड बनाऊंगा तो मेरे पास चॉइस है स्टैगर्ड बनाने में भी। ठीक है, ये पीछे वाला कार्बन है सर्कल वाला और आगे वाला कार्बन है डॉट वाला। तो देखो अब मेरे को क्या करना है, इधर भी H बनाना है, इधर भी H बनाना है और इधर OH बनाना है। ठीक है, ये एक इमेज हो गई। अब उसके बाद मैं इसमें एक और, क्योंकि मैं ब्यूटेन की कंफर्मेशन सीख चुका हूं तो मेरे को पता है अगर यहां ग्रुप अलग आ गया तो एक तो ये गॉच फॉर्म है, दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी एंटी। नाउ विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो देखो अगेन आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है। ठीक है, वही 3 कॉन्सेप्ट कि विच फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो आप बोलोगे कि कौन सी ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। वैसे तो ये भी स्टेबल हो सकती थी, लेकिन अब क्या हुआ, यहां पे बाकी फैक्टर तो है ही। देखो इन दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है। वो 2 कॉमन फैक्टर कौन से हैं अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट इज, तो यू कैन से वही स्टीरिक स्ट्रेन, और सेकंड जो दूसरा कॉमन फैक्टर है वो क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन। वो दोनों में, लेकिन एक तीसरा फैक्टर यहां पे जो है वो कौन सा है, जो लोन पेयर का डोनेशन होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ठीक है, ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, ये इसको डोनेट करेगा। ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये इसको डोनेट करेगा। ठीक है, ये वाला फैक्टर। तो इस फैक्टर के लिए मैं नेक्स्ट पे बनाता हूं। तो मान लेते हैं ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। ओके, अब ऐसे ही यहां पर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर ऑक्सीजन के लोन पेयर है। अब आप समझो, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो इसके पीछे खाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये है बॉन्ड पेयर, ये इससे इंटरेक्ट करेगा। यस, यानी ये इंटरेक्शन भी है यहां पे। तो यू कैन से steric strain, torsional strain, and third is your interaction of bonding molecular orbital with anti-bonding molecular orbital. लेकिन यहां एक एक्स्ट्रा और है, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज कॉल्ड एज चिलेशन। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं
लेकिन फोर्थ फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ज्यादा मतलब ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, मतलब एक्स्ट्रा फोर्स है वो, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से ये गॉज फॉर्म ज्यादा स्टेबल, दिस गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू दिस, ठीक है। तो ये गॉज फॉर्म दो चीज की वजह से ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा डोमिनेंट रीजन ये है, बट ये एक एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो अब जैसे क्या होता है ना, अगर आपको ये चेक करना है कोई चीज कितना डिपेंड करता है किसी पे, तो देखो आपने जैसे रिएक्शंस देखी होगी, ऑर्गेनिक जैसे आगे बढ़ेगा तो मैं इसे डिटेल में बताऊंगा कि जो केमिस्ट कह लो या साइंटिस्ट, वो जब चेक करते हैं ना चीजें, तो उस फैक्टर को कॉमन कर करके ऐसे एक्सक्लूड करते जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कब माना कि दो कन्फर्मर है एक ज्यादा स्टेबल, जब मैं किसी भी तरीके से उसे आइसोलेट कर सकता हूं। मैंने कब माना कि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है या कार्बन आयन, या कौन सा, जब मैं आइसोलेट करना मेरे लिए एक के लिए आसान हो जा रहा है। तो इस तरीके से कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ होता है। ऐसे ही अगर यहां कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, सी का डोमिनेंस है, यानी कि ये फैक्टर वहां भी डोमिनेट कर रहा होता है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही होती। मतलब अगर ऐसा एक एग्जांपल ले लिया जाए जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जैसे यहां पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, ठीक है। तो यहां भी अगर हम बात करें तो कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी, तो गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो गॉज फॉर्म क्या है हमारी, ज्यादा स्टेबल होती है, ओके। तो अब यहां पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन नहीं लग पाएगा। तो रीजन यहां पे जो डोमिनेंट रीजन है, ध्यान सुनना, यहां डोमिनेंट रीजन क्या है हमारा, डोमिनेंट रीजन है, ध्यान से देखो, इंटरेक्शन ऑफ बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर लिखूं या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखूं, एक ही बात है। तो इंटरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, क्लियर। तो इन दिस वे वी फिनिश्ड, हमने फिनिश किया पूरा, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। कोई चीज लग रही है नहीं सर और डिटेल में बताओ तो प्लीज कमेंट, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।